कि वो है संज्ञा से लेकर अव्यय तक, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आज ही हमारा दूसरा क्लास होने वाला है। तो कल चूंकि हमने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में डिटेल से स्टडी कर लिया था, और मे भी आपको पता भी है हमने क्या क्या पढ़ लिया था, बहुत सारी चीजें मैंने आपको आधा क्लास कंप्लीट हो गया था, लेकिन कुछ रीजन की वजह से हम लोग पूरा चैप्टर नहीं कर पाए थे। आज हम वो चीजें पूरा करेंगे। जैसे कल हमने पढ़ लिया था संबंधवाचक तक, ठीक है। तो आज का जो हमारा आगे पढ़ना है, हमें पढ़ना है प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। क्या पढ़ना है? प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। तो इसमें ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है, इसमें सिर्फ आपको यही सोचना होता है एक्चुअली कि आप ये देखो, बात हो रही है प्रश्न की। किसकी हो रही है बात? अगर बात प्रश्न की हो रही है तो ऐसे कौन से शब्द हैं जो हम प्रश्न करने के लिए प्रयोग करते हैं? तो जनरल सी बात है, आपको पता है, जैसे कौन, क्या, क्यों शब्द का भी प्रयोग आप करते हो, कब शब्द का भी प्रयोग करते हो, और कैसे शब्द का भी प्रयोग करते हो, है ना। इस तरीके से आप ऐसे शब्दों को ढूंढो जिनका प्रयोग आप किसी से प्रश्न करने के लिए करते हो, वही शब्द कहलाएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। यही चीज यहां पे लिखी हुई है कि प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, राइट। जैसे कौन, क्या, क्यों, कब, कैसे, ठीक है, समझ गए बात को। जैसे कौन आया था, तो देखो अब यहां पर एक बात देखने वाली है कि अगर कहीं पर प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा तो उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग होगा, जो कि मैंने विराम चिन्ह में आपको बताया है ना। अगर कहीं पर प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे कौन हो गया, या क्या हो गया, या यहाँ दूध में क्या गिर पड़ा, तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर साथ ही साथ प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग होगा, राइट। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखिए नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट लिखा है वह क्या कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि सर यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य शब्द का भी प्रयोग है, तो उसके साथ साथ प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको क्वेश्चन मार्क। क्लैरिटी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी बात थी। अगला देखिए निज। निज का मतलब होता है अपने आप से। निज का मतलब क्या होता है? खुद से। तो ऐसे शब्द जो आप खुद के लिए प्रयोग करते हो, ऐसे शब्द जो आप खुद को बताने के लिए यूज करते हो, उपयोग करते हो, उन्हें कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं बोलूं हमेशा अपने आपने के लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? आपका। जैसे मैं बोलता हूं ना, मैं अपने आप ले लूंगा, मैं अपने आप ही वहां से आ गया, तो मैंने कहीं ना कहीं ये जो आप शब्द है ये खुद को प्रदर्शित करने के लिए यूज किया है ना, खुद को दर्शाने के लिए प्रयोग किया है। मैं बोलूं मैं अपने आप चला जाऊंगा, आप तकलीफ मत करो, मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो अपने आप, यहां पर जो आप शब्द है वो क्या हो जाएगा? निजवाचक, क्योंकि मैं खुद की बात कर रहा हूं, ना कि किसी दूसरे की बात कर रहा हूं, राइट। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, तो क्लियर हो गया? कुछ नहीं है, पढ़ लो जितना लिखा है, पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी पढ़ लेंगे एक बार, अच्छा रहेगा। निजवाचक सर्वनाम आप, यह अपने आप, जैसे अपने आप का, स्वतः या स्वयं या खुद के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं या सर्वनाम है। यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा, मतलब आपका अपने आप ही कर लूंगा लिखना है यहाँ पे, कर लूंगा। निजवाचक सर्वनाम आपका प्रयोग इन स्थितियों में होता है। किस किस में होता है ये पढ़ लेंगे। किसी संज्ञा या सर्वनाम की अवधारणा निश्चय करने के लिए, जैसे मैं अपने आप ही कर लूंगा, अवधारणा का मतलब होता है उनके बारे में बताने के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो आप शब्द है ये कहीं ना कहीं मैं अपने लिए ही प्रयोग कर रहा हूं ना, मैं आप वहीं से आया हूं, मैं अपने आप वहीं से आया हूं, राइट। अगला देखेंगे दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए, जैसे वह औरों का नहीं अपनों को सुधार रहा है, अपनों को। अब यहां पर जो अपने शब्द है वो कहीं ना कहीं जो बोल रहा है, मतलब जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये अपना शब्द है, वह उसके लिए ही प्रयोग कर रहा हूं, है ना। तो कहीं ना कहीं अपना मैंने दूसरे व्यक्ति के लिए भी प्रयोग किया, यही यहां पे लिखा है कि दूसरे व्यक्ति के निराकरण करने के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, राइट, समझ आ गया। दो ही चीजें पढ़िए, प्रश्नवाचक मतलब जिसमें प्रश्नवाचक शब्द होंगे। प्रश्नवाचक शब्द सीधे होते हैं जिनमें आप प्रश्न में प्रयोग करते हो, जिन शब्दों का आप प्रश्न करने के लिए प्रयोग करते हो वो प्रश्नवाचक है। निजवाचक जो आप खुद को दर्शाने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हो वो निजवाचक होगा, जो खुद को दर्शाने के लिए प्रयोग करेंगे वो निजवाचक होगा, राइट। कोई डाउट किसी को? राइट। आगे देखेंगे सर्वसाधारण के अर्थ में। अब सर्वसाधारण के अर्थ में जैसे आपने मुहावरा या लोकोक्तियां सुनी होंगी, तो आपने सुना होगा आप भला तो जग भला। इसका मतलब होता है कि अगर हम अच्छे हैं तो
तो दुनिया भी हमें अच्छी ही लगेगी, है ना। हम अच्छे हैं तो दुनिया भी कहीं ना कहीं हमें क्या लगेगी, अच्छी लगेगी। यही मतलब है इसका, आप भला तो जग भला। यहाँ आपसे मतलब मुझसे भी है, आपसे भी है और दूसरे लोगों से भी है, इसलिए यहां बोला गया है, शब्द का प्रयोग किया गया है सर्वसाधारण। सर्वसाधारण का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि ये आप शब्द जो है वो सबके लिए लगाया गया है। कैसे पता चला सर, ये एक मुहावरा, ये लोकोक्ति है, और लोकोक्ति में जो भी चीजें होती है वो कैसी होती है, यूनिवर्सल होती है, सार्वभौमिक होती है, सबके लिए होती है। राइट, वेरी गुड मॉर्निंग। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे सर्वनाम एक नजर में देखना है तो देख लीजिए। जैसे पुरुष की बात करेंगे तो तीन तरह के पुरुष हमने पढ़े थे। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में हमेशा कौन आता है, मैं आता हूं। कौन आता है, हमेशा मैं आता हूं। और मध्यम पुरुष में कौन आता है, सर जिससे मैं बात कर रहा हूं, जिससे मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो उत्तम पुरुष में कौन आओगे, आप या तुम। ठीक है, अगली बात, सर अन्य पुरुष में कौन आएगा, सर अन्य पुरुष में वो आएगा जिसके बारे में मैं और आप बात कर रहे हो। जैसे मान लिया जाए तो एक सर्वनाम के बारे में बात कर रहा हूं तो ये अन्य पुरुष है। तो अन्य पुरुष में कौन आएगा सर, यह, ये, वह, ये लोग और वे लोग। ठीक है, यहां मैंने कल ही आपको बताया था कि अगर बेसिकली बात करूं तो यहां पर होता है मैं। उत्तम पुरुष में कौन होता है सर, मैं होता है। उत्तम पुरुष में कौन होता है, मैं होता है। सर उत्तम पुरुष में मैं होता है। यहां मैंने आपको बताया था कि सर उत्तम पुरुष में हमेशा क्या होता है, मैं होता है। मध्यम पुरुष में क्या होता है सर, तुम होता है या आप होता है, तुम होता है या आप होता है। और अन्य पुरुष में हमेशा वह या यह होता है। तो क्या मैं अब बाकी जो शब्द है, जैसे आप और देखोगे तो मैं से मैं क्या बना सकता हूं, मैंने बताया था कल भी आपको, मैं से हम मुझसे का भी, मुझसे भी बना सकते हो, मेरा भी बना सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ में हम शब्द का प्रयोग भी कर सकता हूं, क्योंकि हम शब्द में भी कहीं ना कहीं मैं खुद को भी बात कर बताता हूं, है ना, कहीं ना कहीं खुद को भी इसके अंदर प्रदर्शित करता हूं। राइट, वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लियर है। अन्य पुरुष कौन आता है, यह हुआ। अब अगर तुम और तुम की बात करें, तुम या आप की, तो देखो इससे हम क्या बना सकते हैं सर, तुमको, तुमसे, है ना। आप जो भी शब्द इससे बना सकते हो, किससे, मैं से, वो शब्द सभी उत्तम पुरुष में आएंगे। आप जो शब्द तुम या, सॉरी थोड़ा सा करंट का इश्यू हो गया है ना, लाइट शट डाउन हो गया था अचानक, करंट डाउन। जब जब फ्लो होता है तब तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। दो मिनट का थोड़ा टाइम दीजिए, बोर्ड ऑन हो रहा है, लाइट चला गया था, करंट आउट हो गया था एक्चुअली डायरेक्ट, है ना, करंट कट हो गया था, इस वजह से बोर्ड शट डाउन हो गया। आज मैंने पूछा नहीं, स्क्रीन तो दिख रही थी ना आप लोगों को कि नहीं, हाँ दिख रही थी, पूछना भूल गया पढ़ाने में। सुप्रभात सर, सुप्रभात। आप लोग भी हिंदी बोलते हैं क्या, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई होप, बस अच्छा होना या मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपका एग्जाम निकलना। अब जो मैं पढ़ा रहा हूं वो एग्जाम बनना चाहिए उससे, है ना। हालांकि देखिए मैंने अपने आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं, जब तक चीजें हमने जो पेपर सॉल्व किए हैं उसमें आपको कुछ समझ में आ रहा है, जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं, क्या आपको उससे कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं जो टॉपिक हम कर लिए हैं। ओके, से 0 हो गया, ये तो सेव भी नहीं कर पाया। थैंक यू मैडम। आज भी करेंगे कुछ ना कुछ नया, कोई पेपर आज भी सॉल्व करते हैं। मैंने अभी तक पेपर की बात करें तो हमने जो प्रीवियस पेपर मैंने अभी सॉल्व किए हैं, जितने भी देखे हैं मैंने, तो मैंने यही देखा है कि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना, सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो आपको, अगर लाइन से बात करूं, सबसे पहले आपको वर्णमाला पढ़नी है। वर्णमाला से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, राइट ना, राइट। वर्णमाला से आपने यूट्यूब वगैरह ज्वाइन नहीं किया गया मेरा,
क्यों ऋषभ सर नहीं किए क्या? अरे यूट्यूब ज्वाइन करो मेरा, तब ना आपको मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। मैंने पेपर जितना सॉल्व किया, मैंने उसमें ज्यादातर चीजें क्या देखी कि सबसे पहले आपको हिंदी में पढ़ना है वर्णमाला। वर्णमाला के बाद एक क्वेश्चन जरूर आएगा, संधि से भी आएगा। संधि के बाद समास से आया है, एक में नहीं आया है, इसलिए नहीं बोल सकता। बाकी एक ना एक इस संज्ञा से अव्यय तक 2 क्वेश्चन आएंगे जो हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ये 5 टॉपिक में से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, राइट ना। और संज्ञा से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है ना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछा गया है? संज्ञा से ही पूछा गया है, मैं बताऊं तो। इसके बाद हम बात करेंगे क्रिया में। तो क्रिया में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है प्रेरणार्थक रूप से, मतलब धातु जो हम धातु रूप से बनाते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहां से पूछा गया है, राइट। आ गया बोर्ड, तो स्टार्ट करेंगे। अरे मैं मेरा लेक्चर, मैंने आपको चैनल का लिंक दिया है आप लोगों को, आप लोग भूल जाते हो क्या? ओके राइट। मैंने यहां पर अभी आपको क्या बताया था, मैंने लिखा था उत्तम पुरुष में हमेशा कौन आता है सर? मैं आता है। एक तो मैं आता है और दूसरा हम आते हैं। अब इन शब्दों से मैं अपने लिए कौन कौन से शब्द और प्रयोग कर सकता हूं? जैसे मैं प्रयोग करता हूं, मैं के लिए मैं मुझको भी प्रयोग कर सकता हूं, ठीक है। मेरा भी बोल सकता हूं, ठीक है। हमारा भी, अगर हम है तो हमारा भी बोल सकता हूं। मतलब ऐसे शब्द जो इन शब्दों से ही बनेंगे वो सबके सब उत्तम पुरुष में आएंगे। मध्यम पुरुष की बात मैंने क्या बताई थी कि मध्यम पुरुष में आता है तुम या फिर आप। अब अगर आप इन शब्दों से कोई भी शब्द नया बनाओगे तो वो सब के सब किस में आएंगे सर? मध्यम पुरुष में आएंगे। जैसे तुमसे, तुमको, राइट। अन्य पुरुष की बात करें तो मैंने बताया जो कोई तीसरा व्यक्ति होता है उसे कहते हैं हम अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में हमेशा कौन आएगा? वह या यह। अब यह और वह से हम क्या क्या बना सकते हैं सर? ये भी बना सकते हैं और वे भी बना सकते हैं, जो पहले से वहां पे लिखा हुआ है, राइट। सुप्रभात सर, सुप्रभात। चैनल का नाम के क्लासेस पुणे। अरे आप चैनल के आप ग्रुप में ज्वाइन करिए ना, ग्रुप ज्वाइन करो, आपको मिल जाएगा वहां से। अगली बात, अब यहां पर और दूसरी चीजें देखने वाली बात क्या है कि यहां पर कुछ शब्द होते हैं जो कॉमन होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर निकटवर्ती की बात करूं, निकटवर्ती का मतलब यहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम का भी बात करूं तो निश्चय की बात होती है। अगर निश्चय में शब्द प्रयोग करना है तो हम क्या करेंगे? यह और वह का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? यह और वह शब्द का प्रयोग करेंगे। जबकि अनिश्चयवाचक सर्वनाम की अगर बात करें हम, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम को हम 2 तरीके से बांट सकते हैं। कैसे? अगर किसी प्राणी के बारे में बात की जा रही, मतलब किसी इंसान के बारे में बात की जा रही है, तो हम प्रयोग करेंगे शब्द को का, है ना। जैसे कोई दरवाजे पर आया हुआ है, क्योंकि कोई इंसान आया है दरवाजे पर, इसलिए हम शब्द का प्रयोग करेंगे कोई आया हुआ है, किसी ने आपको बुलाया है, राइट। ऐसा कर सकते हैं। आगे बात करें, अगर वस्तु के बात करें कि वस्तुओं के लिए हम क्या बोलेंगे, तो वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं हम कुछ शब्द का, कुछ शब्द का हम प्रयोग करते हैं। अब ये चूंकि नियम है, लेकिन मैं क्या कहता हूं कि आपको नियम पढ़ने की जरूरत क्या है? आप साधारण भाषा में जो शब्द प्रयोग करते उन्हीं से तो नियम बनते हैं। जैसे अगर दरवाजे पर कोई आया है तो आप, जनरल सी बात है, दरवाजे पर कोई आया है तो आप किस शब्द का प्रयोग करोगे? दरवाजे पर कौन आया है, दरवाजे पर कोई आया है। दरवाजे पर कोई कौन आया है तो आपका रिप्लाई, ये सामने वाला रिप्लाई करेगा कि दरवाजे पर कोई आया है। मतलब साफ समझ में आ गया आपको, कोई शब्द प्रयोग किसके लिए किया गया? इंसान के लिए। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि प्राणी के लिए हम कोई शब्द का प्रयोग करेंगे। अगली बात, जैसे मैं बोलूं कुछ तो खा लो, मतलब चीजों की बात कर रहा हूं, खाने के लिए बात कर रहा हूं, तो कुछ तो खा लो। नहीं मुझे नहीं खाना, अरे कुछ तो खा लो। मतलब ये बोल सकता हूं कि जो कुछ शब्द है, ये कहीं ना कहीं वस्तुओं के बारे में दर्शा रहा है, बोल सकते हैं ना। ये चीजें आपको याद नहीं करनी, ये चीजें आपको वाक्य में प्रयोग करनी है और प्रयोग के आधार पर अपने लिए खुद निर्धारित करनी है कि कहां कौन सी चीज आएगी, राइट। ओके, क्लियर करेंगे ये चीजें, कोई डाउट नहीं। आगे देखेंगे। अगर मैं बात करूं, एक नोट की बात करते हैं जो जरूरी है थोड़ा सा बताना। क्या लिखा हुआ है? जब यह, वह, कोई और कुछ या फिर जो और सो शब्द, यहां पर बात याद रखना बहुत जरूरी है। अगर ये शब्द किसी वाक्य में स्वतंत्र रूप से आते हैं, मतलब ना तो इनके पीछे कोई संज्ञा होगी ना सर्वनाम होगा, ठीक है, इनके आगे ना तो संज्ञा होगी ना सर्वनाम होगा, तो ये हमेशा कहलाएंगे,
ये किसका नाम होंगे? तो ये सर्वनाम ही होंगे। लेकिन अगर इनके पीछे किसी संज्ञा का प्रयोग किया गया है, इनके पीछे किसी संज्ञा का प्रयोग किया जाए तो ये विशेषण हो जाते हैं। जैसे आप समझो, यह आ गई, यहां पर जो यह दर्शा रहा है किसी ना किसी लड़की के बारे में बता रहा है। समझ आई बात? यहां पर जो यह शब्द है ये किसी ना किसी लड़की के बारे में बता रहा है। ठीक है, मतलब लड़की की बात हो रही है तो मतलब कंफर्म है ये क्या है सर? खुद से सर्वनाम है। क्यों? ये क्या है? सर्वनाम होगा। क्यों होगा सर सर्वनाम? क्योंकि सर ये किसी ना किसी लड़की की बात कर रहा है, मतलब किसी ना किसी लड़की की जगह शब्द प्रयोग किया गया है, लड़की के नाम की जगह प्रयोग किया गया है, इसलिए शब्द होगा सर्वनाम। दूसरी चीज, अब दूसरा वाक्य देखो अंतर क्या है। यह किताब कैसी है? तो कहीं ना कहीं जो यह शब्द है ये जो प्रयोग किया गया है इस वाक्य में किताब के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए? किताब के लिए प्रयोग किया गया है। और सर किताब क्या है सर? किताब सर संज्ञा है। अगर किताब संज्ञा है और यह शब्द किताब को डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब किताब के बारे में बता रहा है, तो सर मैं ऐसा कह सकता हूं कि यह विशेषण होगा। क्योंकि हमने पढ़ा है या पढ़ने वाले हैं कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। या जो शब्द हमें संज्ञा के बारे में जानकारी दें वह शब्द विशेषण कहलाते हैं। राइट? लैपटॉप में सर एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगा, मे बी आप मोबाइल्स में ही देखिएगा तो सही रहेगा। मे बी लैपटॉप में वो एप्लीकेशन वर्क नहीं करता है। राइट, आगे देखेंगे। ये क्लियर हो गया, सीधा बात है, ये बहुत ज्यादा याद रखने वाली बात है। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम में सबसे ज्यादा गलती यहीं पे करोगे कि अगर कहीं पे आप यह और वह देखोगे तो आपको क्या दिखेगा सर? ये सर्वनाम होगा। लेकिन जब ये शब्द किसी ना किसी संज्ञा को प्रदर्शित करें तो ये शब्द सर्वनाम ना रहकर क्या बन जाएंगे? विशेषण बन जाएंगे। जैसे यह किताब बोलूं तो ठीक है ये किताब है। अगर मैं कोई तीसरा उदाहरण ले लूं, यह मेरा मकान है, यह बोलूं यह मकान मेरा है ना? यह मकान मेरा है। अगर बोलूं वह पुस्तक उसकी है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पर जो यह शब्द है ये कहीं ना कहीं मकान को प्रदर्शित कर रहा है। और अगर मकान को प्रदर्शित कर रहा है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? क्या मुझे ऐसा कहना चाहिए कि ये जो शब्द है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? विशेषण होगा। क्या होगा? विशेषण होगा। होगा कि नहीं होगा? इसी तरीके से अगर यहाँ पे ये वह शब्द देखूं तो ये कहीं ना कहीं पुस्तक के बारे में बता रहा है, और अगर पुस्तक के बारे में बता रहा है मतलब विशेषण होगा। क्यों होगा विशेषण? क्योंकि सर पुस्तक क्या है सर? संज्ञा है। पुस्तक क्या है सर? संज्ञा है। और संज्ञा को बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्लियर? राइट, ओके, क्लियर करेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे अब बात करेंगे हम पद परिचय के बारे में। अभी हमने शब्दों को पढ़ा है, वाक्य के अंदर उनका प्रयोग नहीं पढ़ा। अब हम बात करेंगे पद परिचय के बारे में। तो पद परिचय क्या कहलाता है ये देखेंगे। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द, अब चूंकि हमने एक चीज आपको पहले ही बता दी थी कि शब्द और पद दोनों एक ही होते हैं। अंतर क्या होता है कि शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है, जबकि पद क्या होता है? वाक्य के अंदर प्रयोग होता है। राइट, विशेषण का उदाहरण दिया ना, ठीक है? क्या बोला मैंने? शब्द जब स्वतंत्र रूप से प्रयोग होगा तो वह कहलाएगा शब्द, लेकिन जब वाक्य के अंदर प्रयोग हुआ तो कहलाएगा पद। अब किसी भी शब्द को वाक्य के अंदर प्रयोग करने के लिए जरूरी क्या है? तो जरूरी है उसके साथ कारक लगाना या फिर उसके लिंग और वचन में परिवर्तन होना। ठीक है, जैसे हम देखेंगे, अगर मैं बात करूं यहां पर, जैसे एग्जाम्पल लिखा है क्या? नहीं लिखा है, चलिए देख लेंगे। जैसे वही एक एग्जाम्पल लिख लेता हूं। राम ने रावण को मारा, है ना? राम ने रावण को मारा। अगर मैं इन शब्दों को सिर्फ बिना विभक्ति के लिखूं, जैसे राम, रावण और मारा, अगर मैं इस तरीके से इन शब्दों को लिखूं तो क्या आपको कुछ समझ आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये स्वतंत्र शब्द हैं। लेकिन जब हम इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं देखा आपने सर, राम के साथ मैंने ने लगाया, रावण के साथ मैंने को विभक्ति का प्रयोग किया। मतलब मैंने इनको क्या करा? इनको वाक्य में प्रयोग करने के लिए व्याकरण के नियमों अर्थात कारक चिन्हों का प्रयोग किया। तो मैं यही यहां पे लिखा है कि वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द पद कहलाता है जब उस पद का व्याकरणिक परिचय
जैसे लिंग, वचन, कारक देना ही पद परिचय कहलाता है। मतलब जब उनके साथ किसी या तो कारक में कारक की या विभक्ति जोड़ दी जाती है, या लिंग या वचन में परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन करके वाक्य के अंदर प्रयोग किया जाता है, तो वही शब्द पद कहलाता है। क्लियर है? सर मैम सुनिए मेरी बात, आप लोग और परेशान मत होइए, पढ़ लीजिए थोड़ा सा। लैपटॉप, ये लैपटॉप मोबाइल अगर प्रॉब्लम है, मैंने आपसे बोला आप दिन में ये चीजें मुझसे कंसल्ट कीजिए, टीम से कंसल्ट कीजिए, सर को कॉल कीजिए, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं वर्क कर रहा है। लेक्चर में आप इन चीजों को डिस्कस कर रहे हो, आपके पास 20 डेज हैं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग यहाँ पे अपना? यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है सर, आपके पास इतना टाइम नहीं है। इन चीजों के बारे में आपको दिन में डिस्कस करना है ना, समझे? प्लीज समझिए बात को। आपके पास आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, आपका ज्यादा हो रहा है। ठीक है, मैंने बोला था आपको कल कि आप मुझे कंसल्ट करो, किसी ने रिप्लाई ही नहीं किया, तो मेरी फॉल्ट नहीं होगी ना उसमें मैम। आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, छोटी सी बात है। अगर मैंने आपसे सीधा बोला शायद ये एप्लीकेशन लैपटॉप में वर्क नहीं कर रही है, इसलिए प्लीज मोबाइल में लेक्चर देखिए। ठीक है, बस इतनी सी बात है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए, बात खत्म। ओके, नेक्स्ट अब बात करेंगे हम संज्ञा के भेद की, जो हम पढ़ चुके हैं। लिंग की बात करेंगे तो लिंग होता है सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, कैसे पता चलेगा ये भी देख लेंगे। तीसरा होता है वचन, कारक और क्रिया से संबंध, यही पद परिचय होगा। पद परिचय में कौन कौन आएगा? संज्ञा, संज्ञा का जो भेद हो गए मतलब व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। इसके अलावा लिंग की बात करेंगे तो लिंग कौन सा होगा? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। तीसरी बात करेंगे वचन, तो वचन का भी परिवर्तन, वचन में भी संज्ञा में ही परिवर्तन होगा। एक वचन संज्ञा है या बहुवचन है संज्ञा? चलिए कोई बात नहीं, 1 महीना 8 दिन है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 1 महीना 8 दिन है तो और तैयारी पे ध्यान दीजिए ना, प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। एप्लीकेशन दिख रहा है लैपटॉप में, नहीं चल रहा है, ये सब फ्री टाइम की बातें हैं, लेक्चर में नहीं करनी होती हैं ये बातें, राइट ना? आप लोग समझदार हैं, टीचर हैं आप लोग, कैसी बातें कर रहे हो आप? देखो उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने यहाँ वाक्य का प्रयोग किया है, राम ने रावण को बाण से मारा, तो आप शब्दों को देखो। सबसे पहले अगर मैं राम की बात करूं तो संज्ञा का भेद बताओ। राम क्या है? किसी का नाम है, और अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक ही होगी। तो संज्ञा का भेद सर कौन सा? उसमें व्यक्तिवाचक है। दूसरी बात अगर मैं लिंग की करूं तो सर राम में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? सर है ना, सो दुनिया जानती है, पूरा सब कोई जानता है कि भाई राम तो पुल्लिंग थे, स्त्रीलिंग तो थे नहीं। हाँ, राइट ना? अगली बात करेंगे वचन की, तो वचन हमेशा और हमेशा सर राम एक ही है तो एक वचन ही होगा। अगर कारक की बात करूं तो कौन है सर? कर्ता कारक है। क्यों? क्योंकि जो काम करने वाला होता है वो कर्ता कारक होता है, और यहां पर रावण को मारने का काम किसने किया? राम ने किया है, इसलिए कर्ता कारक कौन होगा? राम होगा। अगली बात करेंगे क्रिया से संबंध क्या है, तो मारा क्रिया का कर्ता है। क्रिया से संबंध क्या है सर? क्रिया का वो करता है। राम कौन है सर? क्रिया का करता है। अगर इसी का दूसरा शब्द पकड़े जैसे रावण, तो रावण में भी देखो संज्ञा तो है ना। अगर मैं बात करूं रावण की, तो संज्ञा की बात करूं तो संज्ञा तो व्यक्तिवाचक ही होगी, क्योंकि भाई एक व्यक्ति की बात की जा रही है। सेम होगा क्योंकि भाई राम और रावण दोनों एक ही जैसे शब्द हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये तीनों चीजें तो बराबर होगी। अलग क्या होगा सर? अलग होगा कि राम करता था क्योंकि राम ने रावण को मारा, और जिसको मारा मतलब क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा? रावण पर पड़ा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि रावण सर कर्म होगा। रावण क्या होगा? कर्म होगा। अब इसका क्रिया से संबंध क्या होगा? तुम्हारा क्रिया का क्या है? ये कर्म है, ये करता था तो ये कर्म होगा। ऑब्वियस बात है, तो ये भी समझने वाली बात नहीं थी, राइट? ओके, अगला देखेंगे बाण। क्या करेंगे? बाण। अब बाण भी तो एक ही वचन है, बाण क्या है? एक ही है ना। तो बाण क्या है? जातिवाचक है। क्यों है जातिवाचक? अब ये समझ लो। जातिवाचक इसलिए क्योंकि आपने महाभारत देखी होगी, में भी देखी होगी सबने, रामायण भी देखी होगी, तो उन्होंने चलाया मैं आग्नेयास्त्र चला दूंगा, मैं ब्रह्मास्त्र चला दूंगा, मैं फलाना ढिमाका चला दूंगा। तो बाण के भी प्रकार थे, बाण के भी प्रकार थे। जैसे आज आप बात करेंगे ना, तो एक गन के भी टाइप होते हैं। ऐसा तो है नहीं सभी गन एक जैसी होती हैं, कोई किसी में 9 बुलेट, किसी में 6, किसी में 11, और कोई मशीन गन AK-47, MG5, तो अलग अलग तरह की होती हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर बाण जातिवाचक होगा, बिल्कुल, क्योंकि बाण के भी प्रकार हैं। और एक बात याद रखो, अगर किसी शब्द को आपको बताना है कि वो जातिवाचक है या नहीं, मैंने कल भी आपको बताया था, तो आप उनके प्रकार या भेद को समझ लो।
अगर आप किसी शब्द को देखकर आपको ऐसा लगता है कि इसके तो भेद हैं, इसके तो प्रकार हैं, और अगर उसके प्रकार हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा ही होगी। आई बात समझ में? क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, अगर जातिवाचक है तो कौन सा सर? लिंग तो पुल्लिंग ही होगा, ये तो समझ में आ गया। एक वचन ही होगा क्योंकि एक ही बार से मारा है। तीसरी बात है क्या सर? सर ये करण है। करण मतलब कारण है, जिसके साथ, करण मतलब कारण है, यह साधन है जिसके द्वारा राम ने रावण को मारा। तो एक साधन की बात की जा रही है, और साधन कहां प्रयोग किया जाता है सर? कारक में, करण कारक में प्रयोग किया जाता है। किसमें? करण कारक में प्रयोग किया जाता है। अगली बात, क्रिया से संबंध क्या है? तो सर मारा क्रिया का साधन है। ये क्या है सर? साधन है, क्योंकि राम ने रावण का बाण का प्रयोग करके मारा है। राम ने रावण को बाण का प्रयोग करके मारा है, इसलिए ये कहीं ना कहीं होगा क्या? साधन होगा। क्लियर है सभी को? ऑल क्लियर? क्लियर है तो एक बार थम्स अप करेंगे। क्लियर हो गया है? आगे देखेंगे, क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चंस की बात करेंगे तो मैंने बोला देश को हानि जयचंदों से होती है, इस वाक्य में जयचंदों संज्ञा का कौन सा भेद है? मैंने बोला देश को हानि जयचंदों से है। अब सर यहां बात हो रही है जयचंद की, ये कल हमने पढ़ा था है ना, जयचंद्र शब्द की बात की जा रही। तो ये बताओ किसी व्यक्ति का नाम है या नहीं है? किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए क्या होगा सर? व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन यहां पर बात क्या है समझने वाली, कि यहां पर जयचंदों से मतलब कहीं ना कहीं बात हो रही है किसी ना किसी उक्ति की हो रही है। उक्ति मतलब जो सार्वभौमिक है, जो सत्य है। सत्य क्यों है? क्योंकि ये ऐसा ही है। ऐसा ही है मतलब मैं सीधा बोलूं तो कहीं ना कहीं शब्द जयचंद्र का प्रयोग किया गया है, लेकिन डिस्क्राइब किया गया है उनकी आदतों पर, उनके उनके गुणों का, है ना, उनके गुणों का वर्णन किया गया है। किसका? उनके गुणों को समझाया गया है, उनके गुणों के बारे में बताया गया है। मैंने कल आपको बताया था कि अगर किसी व्यक्ति के गुणों के आधार पर दूसरों की तुलना की जाए तो वो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें परिवर्तित हो जाती है सर? जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। किसमें? जातिवाचक में परिवर्तित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां बात हो रही है व्यक्ति की, लेकिन बात जो की जा रही है या जो अर्थ निकल रहा है वो निकल रहा है कहीं ना कहीं सच्चाई से, इनके गुण से, कि देश को, सॉरी, जयचंद्र अच्छे नहीं थे, सच्चे नहीं थे, बल्कि कायर थे, झूठ बोलने वाले थे। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी को धोखा दिया था, है ना। तो जयचंदों से जयचंद शब्द का प्रयोग किया गया उनके गुणों के बारे में, उनके गुणों को बताने के लिए इस शब्द का प्रयोग सार्वभौमिक होने लगा है हमारे यहां। इसलिए हम बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, समूह का नाम नहीं हो सकता सर। समूह अलग होता है। समूह होता है जहां पर एक ही प्रकार के बहुत सारे लोग होते हैं। यहां समूह की बात नहीं है सर, बिल्कुल जातिवाचक होगा। मैंने बोला अगर किसी व्यक्ति के, वही लिखा है ना, गुणों के आधार पर कोई बात की जाए एवं उसमें व्यक्ति का नाम लिया जाए, व्यक्ति का नाम प्रयोग हो, व्यक्ति का नाम प्रयोग हो, तो वह व्यक्ति से जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? व्यक्ति से जातिवाचक में परिवर्तित हो जाती है। याद रखना है, ठीक है। छोटी सी बात है ये, छोटी सी बात भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। परिवर्तित हो जाती है, याद रखने वाली बात है सर, याद रखने वाली बात है। अब आप बोलोगे मुझे डाउट हो रहा है कैसे होगा, तो इसके लिए छोटी सी समझ लो, छोटा सा है। आप समझो जयचंद शब्द क्या है सर? कंफर्म बताओ आप, जयचंद क्या है सर? व्यक्तिवाचक है। अगर व्यक्तिवाचक है तो अब ये व्यक्तिवाचक तो कंफर्म है, मतलब परिवर्तन होगा तो सिर्फ किसमें होगा सर? जातिवाचक में ही होगा। तो इस आधार पर भी आप देख सकते थे इसको कि सर जयचंद व्यक्तिवाचक है, तो व्यक्तिवाचक तो आंसर अब नहीं होगा, क्योंकि बात उसके गुणों की जा रही है। और अगर गुणों की बात की जा रही तो व्यक्तिवाचक सिर्फ और सिर्फ परिवर्तित ही हो सकता है जातिवाचक में। तो आप आंसर जातिवाचक इस आधार पर भी लगा सकते थे, राइट। कल भी तो दिया था, कल हरिश्चंद्र का दिया था तो आज इनका ले लो कल हरिश्चंद्र का दिया था तो आज जयचंद्र का ले लो, क्या दिक्कत है। और देश
यस राइट, जयचंद्र भी बिल्कुल सेम टू सेम वही होगा, चाहे जयचंद्र की बात करें चाहे हरिश्चंद्र की बात करें। मैं आपकी भी बात करूं कि अगर मैं क्लास में 4 दिन बाद ये बोलूं, अरे ये तो आप तो बिल्कुल वो बन रहे हो, आप तो बिल्कुल उनके जैसा व्यवहार कर रहे हो, मतलब उनके जैसे व्यवहार का मतलब उनके गुणों से आधार पर तुलना की जाएगी, तो वहां पर आप व्यक्ति ना रहकर क्या बन जाओगे, जाति बन जाओगे। ठीक है, क्या बन जाओगे, जाति। यहां पर बात हो रही है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, तो गोस्वामी तुलसीदास थे, जबकि जो गोस्वामी है, गोस्वामी का पूरा नाम क्या था, गोस्वामी तुलसीदास, है ना, गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर ये जो गोस्वामी शब्द है ये कहीं ना कहीं जाति को प्रदर्शित करता है, मतलब जातिवाचक है। लेकिन यहां पर जो बात की जा रही है गोस्वामी से, जब आप पढ़ते हो तो आपको यहीं से समझ में आ जाता है कि सर गोस्वामी से मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी से है। गोस्वामी से मतलब एक जाति से नहीं, बल्कि गोस्वामी से मतलब है तुलसीदास जी से। और तुलसीदास जी कौन है सर, तुलसीदास जी तो सर व्यक्ति हैं। तुलसीदास जी कौन है सर, व्यक्ति हैं। मतलब ये जातिवाचक ना होकर क्या है सर, व्यक्तिवाचक है। क्या है, जातिवाचक ना होकर क्या है सर, व्यक्तिवाचक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। एक और उदाहरण होता है, जैसे पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे, तो पंडित जी से मतलब पंडितों से नहीं, ब्राह्मण से नहीं, जाति से नहीं, बल्कि पंडित जी से मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू से था, पंडित जवाहरलाल नेहरू से था। तो कहीं ना कहीं जो पंडित शब्द है वो बता किसके बारे में रहा है हमें सर, जवाहरलाल नेहरू के बारे में बता रहा है। और जवाहरलाल नेहरू क्या कोई जाति है, नहीं सर, वो एक व्यक्ति हैं। अगर व्यक्ति हैं तो संज्ञा कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक होगी, राइट, कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक होगी। अगला देखेंगे, पद परिचय को किस नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो पद परिचय को हम पद अन्वय के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पद अन्वय के नाम से भी जानते हैं। पद परिचय को पद अन्वय के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। आगे देखेंगे, भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। वाक्य में आजीवन शब्द का व्याकरणिक परिचय क्या होगा। अब एक चीज बताओ, भीष्म पितामह ने आजीवन किया, क्या किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया। किसका पालन किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया। अब एक शब्द देखो, आपको दिख रहा है आजीवन, है ना, इसी शब्द के बारे में हमें बताना है। आजीवन, आजीवन शब्द को आप संज्ञा हो सकता है क्या, नहीं सर, क्योंकि संज्ञा मतलब किसी का नाम होता है। दूसरी चीज, सर्वनाम हो सकता है, नहीं सर, सर्वनाम भी हमने पढ़ लिए हैं। विशेषण हो सकता है क्या, कैसे हो सकता है विशेषण। आजीवन किसके बारे में बता रहे हैं, मतलब आंसर हमारा क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ अव्यय या क्रिया विशेषण बचा। और ये तो आधार ठीक है, क्योंकि मुझे पता था। दूसरा, आप कैसे पता कर सकते हो इसको, कि भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। अब एक चीज बताओ, बात हो रही है ब्रह्मचर्य की, ब्रह्मचर्य को पालन करने के लिए, तो ब्रह्मचर्य का पालन उन्होंने कब तक किया सर, आजीवन किया। पालन किया कब तक किया, मैंने बताया था, अगर आपको पालन किया मतलब कि क्रिया, पालन किया मतलब ये क्या है सर, क्रिया है ना, कि क्रिया है, ठीक है। अगर क्रिया है और क्रिया के बारे में कोई शब्द आपको बता रहा है, अगर क्रिया के बारे में आपको कोई शब्द बता रहा है, मतलब क्रिया की विशेषता बता रहा है, या अच्छाई या बुराई, वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, और तो सिर्फ और सिर्फ अगर क्रिया की विशेषता बताएगा तो वो शब्द क्या होगा सर, क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। और अव्यय होने का इसका भेद क्या है सर, अव्यय होने का भेद ये है कि आजीवन का मतलब होता है जीवन से लेकर आज तक, मतलब जन्म से लेकर आज तक। दूसरी चीज क्या है कि सर आजीवन अव्यय इसलिए क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ना तो इसमें लिंग के आधार पर परिवर्तन होगा, ना ही वचन के आधार पर परिवर्तन होगा, इसलिए इसे हम अव्यय भी कहेंगे और दूसरा क्रिया विशेषण भी कहेंगे, राइट। आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिंग की, ठीक है। लिंग क्या होता है, तो लिंग से आप सभी को मतलब पता है, लिंग का मतलब होता है चिन्ह से, जिसके आधार पर हम ये निर्धारित कर सकें कि संबंधित व्यक्ति या जो भी है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, मतलब मेल है या फीमेल है, उसे हम कहेंगे लिंग। उन चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, लिंग कहते हैं। परिभाषा की बात करें तो हम बोलेंगे शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे हम लिंग कहते हैं ना। ऐसे शब्द जो सिर्फ किसके बारे में बताएं, या तो स्त्री जाति के बारे में या पुरुष जाति के बारे में, उन शब्दों को कहते हैं हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, उनको कहते हैं हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, राइट। आगे देखेंगे, हिंदी में अगर भेद की बात करें तो क्या समझना, दो ही भेद हैं, जो लिखा है वहां पे वही भेद है।
पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है, राइट ना। आगे देखेंगे, अगर मैं बात करूं मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि संबंधित शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो बहुत अच्छा तरीका है, आप किसी भी शब्द के आगे या तो मेरा और मेरी लगा के देखो या अच्छा और अच्छी लगा कर देखो, जो आपको समझ आए उसमें वही लिंग होगा, चाहे आप कुछ भी पढ़ लो। जैसे आपने बोला, अगर मैं बात करूं चश्मा के आगे, चश्मा शब्द प्रयोग किया मैंने, चश्मा के आगे मैंने शब्द प्रयोग किया मेरा, तो सही बैठा। अगर मैं इसकी जगह मेरी प्रयोग करता, जैसे लड़कियां भी तो मेरा ही चश्मा बोलती हैं, ऐसा तो नहीं बोलती कि मेरी चश्मा दे दो, मेरा चश्मा दे दो, मतलब कहीं ना कहीं ये जो शब्द है वो किसको बता रहा है, चश्मा के बारे में बता रहा है, और ये शब्द पुल्लिंग है, मतलब चश्मा भी कैसा होगा, पुल्लिंग होगा। दूसरी बात, अगर दही की बात करूं तो दही अच्छी होती है या अच्छा होता है, सर टेस्ट में दही अच्छा होता है, और अच्छा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, पुल्लिंग के लिए किया जाएगा। या इस आधार पर भी आप बात कर सकते हो कि सर इसमें जो होगा हमेशा आकारांत होगा, कैसा होगा, मोस्टली चीजें आकारांत होंगी, लेकिन आकारांत हमेशा नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि कारण है सभी शब्द अलग अलग होते, सभी संज्ञा अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। जैसे अब अगर मैं दूसरा बात करूं पुस्तक की, तो पुस्तक के लिए सर मैं लगाऊं, जैसे यहाँ पे लिख भी देते हैं, अपन समझ लेते हैं एक बार, है ना। अगर मैं पुस्तक के आगे दो शब्द जोड़ दूं, पुस्तक के आगे मैं दो शब्द जोड़ दूं, मेरा जोड़ा, यहां पे मेरा लिखा है तो चलो मेरा लिख दिया, और मेरी, आप बताओ इसमें से फिट कौन सा बैठेगा, मेरा या मेरी, है ना। ऐनक स्त्रीलिंग होगा, ऐनक, ऐनक क्यों स्त्रीलिंग होगा सर, बताओ पहले। ऐनक स्त्रीलिंग नहीं होगा, पुल्लिंग ही होगा। स्त्रीलिंग कैसे होता है, बोलते हैं ना ऐनक लगा लो, ऐनक लगी है क्या, लगा बोलते हैं, मतलब बड़ा आ का प्रयोग करते हैं कहीं ना कहीं। ऐसे ही यहाँ पे बात की गई, बड़ा आ, अच्छा में भी बड़ा आ, मेरा में भी बड़ा आ, तो अच्छा का प्रयोग किया गया, बड़ा आ का प्रयोग। अगर पुस्तक की बात करेंगे तो पुस्तक हमेशा सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मेट में अच्छी लगेगी, मतलब ये है मेरी पुस्तक है, वह तुम्हारी पुस्तक है, वह तुम्हारी पुस्तक है। तो आपको यहां से समझ आ गया होगा कि हम लिंग कैसे डिफाइन कर सकते हो। इससे अच्छे तरीके से तो लिंग कोई नहीं डिफाइन करेगा आपको। मैंने 4 शब्द बोले, 4 शब्द बस याद रखो, मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी, किसी भी शब्द के आगे आप चिपका के देखो। चलो आपको नहीं पता किसी के बारे में, आप अपना नाम बताओ, लास्ट नाम किसका है सर, किसका है, सुलक्षणा मैडम, ठीक है। चलिए मान लीजिए अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर सुलक्षणा, यहाँ ऐसे ही लिखते हैं हमारी हिंदी में सुलक्षणा, ठीक है। अगर सुलक्षणा लिखता हूं तो आप बताओ इसके आगे सर यहाँ पर अच्छा आएगा या अच्छी आएगा, आप बताओ, आपको आपके ही नाम से पता चल जाएगा। सर हमेशा इस नाम के आगे अगर शब्द प्रयोग करना है तो अच्छी शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, अच्छा शब्द का आप प्रयोग नहीं कर सकते, मतलब करेक्ट क्या होगा, अच्छी। तो समझ में यहां से ही आ गया कि सर सुलक्षणा कंफर्म है कि ये क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, अच्छी है तो स्त्रीलिंग होगा। क्लियर है बात, पुस्तक स्त्रीलिंग है, बिल्कुल सर, बिल्कुल पुस्तक स्त्रीलिंग है, क्योंकि पुस्तक के लिए मेरी शब्द का प्रयोग किया गया है। सुबह भी अच्छी है, सुबह भी अच्छी है। अब यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, समझो आप मेरी बात को, यहां पर शब्द लिखा है मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी, तो जो मेरा है मतलब यहां पर बड़ा आ का प्रयोग हुआ है, और यहां पर मेरी बड़ी ई का प्रयोग हुआ है। सेम यहां पर अच्छा लिखा है तो बड़ा आ, और अच्छी लिखा है तो बड़ी ई। तो अगर किसी शब्द के आगे बड़ा आ आता है, जैसे यहां पर सुलक्षणा अच्छी है, बड़ी ई आया है, तो वो स्त्रीलिंग होगी, और अगर बड़ा आ वाला आता है तो वह पुल्लिंग होगा ही होगा, ये कंफर्म है, राइट। सर नपुंसक लिंग होता ही नहीं है, वो जेंडर ही नहीं है, आपको समझिए। आप जो बच्चे हम सोसाइटी में देखोगे आप, जो इस तरह के लोग होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं किसी रीजन से, किसी जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है। ये कोई लिंग निर्धारण थोड़ी करना है हमें, यहाँ पर लिंग सिर्फ 2 ही होते हैं, राइट। अगर मैं बात करूं यहाँ 5 लड़के हैं तो पुल्लिंग है। जैसे मैं बात करूं, अब यहाँ शब्द बात करो, देखो कौन कौन सा, जैसे दही की बात करूं, दही, पानी, जो देखने में आपको लगेंगे कि स्त्रीलिंग है लेकिन हमेशा पुल्लिंग होंगे, जैसे घी, हाथी और मोती, ठीक है, मोती, ये पांचों हमेशा क्या रहेंगे, पुल्लिंग रहेंगे, क्या रहेंगे, पुल्लिंग रहेंगे, राइट। आगे देखेंगे, आगे वही चीज है, कुछ नहीं है, मैंने वही लिखा है। अगर हमें बताना है हवा के बारे में, तो हवा क्या है, मेरी हवा होगा या अच्छा हवा होगा, बताओ। मेरी हवा हो सकता है, मतलब स्त्रीलिंग, ये करेक्ट होगा, ये गलत होगा। दूसरी हाथ की बात करूं तो मेरा हाथ, ये वाला सही होगा, हाथ के लिए मेरी गलत लिखना गलत होता है। नाक, नाक कैसी है सर, मेरी नाक है। अब मेरी नाक है या मेरा नाक है, आप शब्द का प्रयोग देखिए, खुद कर लीजिए। आपकी नाक होती है, आपका नाक होता है, सर मेरी नाक होती है ना।
मराठी में 3 लिंग होते हैं। ओके, मराठी में 3 लिंग होते हैं, हो सकते हैं सर। मेरे हिसाब से तो मैं बात करूं सार्वभौमिक रूप से 2 ही लिंग होते हैं। अगर कोई विकृति के कारण कोई अलग से पैदा हो रहा है तो हम उसे लिंग तो नहीं बोल सकते, है ना। ऐसे तो बोलो सिर्फ हमने एक ही चीज के आधार पर डिसाइड कर लिया, और भी तो कारण होने चाहिए थे ना डिफाइन करने के, लेकिन नहीं किया। हालांकि मैं आपको अपोज नहीं करूंगा। देखिए, सभी जितने भी व्याकरणज्ञ होते हैं ना, जो व्याकरण का रचना करते हैं, साहित्यकार होते हैं, वो उन पे छोड़ दीजिए, हमें अपने एग्जाम पे फोकस करना है। हम क्यों लड़ेंगे आपस में, ठीक है। ठीक है, लिंग की पहचान मैंने बता दी, ये छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मुझे बनाना है, मान लीजिए ये पुल्लिंग शब्द है, जैसे छात्र दिया है, तो छात्रा में हम क्या करेंगे सर, बड़ा आ जोड़ देंगे। छात्र में बड़ा आ जोड़ देंगे तो बन जाएगा छात्रा। इसी तरह से अगर महोदय में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर, महोदया। तो मुझे समझ में आ गया कि अगर मुझे इनमें प्रत्यय जोड़कर बड़ा आ जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि ये जो पुल्लिंग शब्द हैं ये स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएंगे। किसमें हो जाएंगे, स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएंगे। राइट, क्लियर है। इसी तरीके से आगे लिखा है, जैसे गायक है तो हो जाएगा गायिका। क्या हो जाएगा, गायिका। अगर नायक है तो हो जाएगा नायिका। राइट, अगला देखेंगे, इंद्र है तो इंद्राणी। क्या होगा, इंद्राणी। अगर जेठ है तो होगा जेठानी। क्या होगा, जेठानी होगा। इस तरीके से आप शब्दों को समझ सकते हो। राइट, इस तरीके से आप आगे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं है। योगी से बना योगिनी। योगी से क्या बना, योगिनी। हाथी से बना हथिनी। अगली बात, पंडित से बना पंडितायन। और क्या लिखा है, ठाकुर से बना ठकुरायन। अगर मैं बात करूं बेटा से बना बेटी, लोटा से बना लुटिया। बेटा से बना बिटिया और लोटा से बना लुटिया। इसी तरीके से क्या लिखा हुआ है लास्ट, श्रीमान से बना श्रीमती और भाग्यवान से बना भाग्यवती। राइट, हाँ, मेरा पेट पुल्लिंग, बिल्कुल राइट। ऐसे ही उदाहरण तो लाना है आपको खुद से। यहां पर एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। परीक्षा में वाक्यों को शुद्ध करने के लिए लिंग का सही ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर मैं अशुद्ध की बात करूं तो कृपा की बात करूं तो कृपा के लिए आप महान लिखते हो, नहीं। कृपा हमेशा कैसी होती है सर, महती होती है। क्या होती है, आपकी महती कृपा होगी, मतलब बहुत कृपा होगी। तो हमेशा आपको क्या प्रयोग करना है हिंदी में, महती का प्रयोग करना है। दूसरा, अगर लेखिका की बात करें तो विद्वान नहीं होते हैं। लेखिका हमेशा कैसी होती है सर, विद्वान विदुषी होती है, जबकि लेखक विद्वान होता है ना। याद रखना है, अगर लेखक है तो विद्वान होगा और लेखिका है तो विदुषी होनी चाहिए। क्या शब्द का प्रयोग होगा, विदुषी शब्द का प्रयोग होगा। क्लियर है, क्लियर है सभी को। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। और आई होप सो इसमें किसके बाद अब खत्म ही हो गया है, 5 क्वेश्चन। चलिए ठीक है, 2-3 क्वेश्चन है, खत्म करेंगे, फिर दूसरा पढ़ेंगे जो ज्यादा जरूरी है। राइट ना। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग का अपवाद है। अपवाद नहीं है, मतलब पुल्लिंग का अपवाद या स्त्रीलिंग नहीं है। क्या नहीं है, दही, पानी, नदी और हाथी। अब देखो, दही तो सर पुल्लिंग है, पू लिख दूं चलेगा। पानी भी पुल्लिंग है या नहीं, बिल्कुल सर पुल्लिंग है। नदी क्या है सर, नदी क्या है सर, नदी तो स्त्रीलिंग है, ये तो कंफर्म हो गया। और हाथी पुल्लिंग है, मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो गया सर, सी हो गया। तो पुल्लिंग का अपवाद नहीं है कौन सा सर, नदी। कौन सा, नदी। अब यहां पर एक्चुअली बात ये थी कि आप देखो सभी के बाद में सभी शब्द जो लिखे गए हैं उनके आप लास्ट में देखोगे बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। सर बड़ी ई की मात्रा लगी है तो सभी एक जैसे, अगर ये पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग होना चाहिए था, ये भी और ये भी। लेकिन मैंने देखा सर नदी शब्द जो है वो कहीं ना कहीं स्त्रीलिंग है। कौन सा है, स्त्रीलिंग है। राइट ना, ढाई गड़बड़। राइट, ओके। अगला देखेंगे, कवयित्री का पुल्लिंग रूप क्या होगा। कविता, कवि, कवयित्री और लेखा, कौन सा होगा। पुल्लिंग देखना है कवित्री का, ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता होगा। कौन सा, कवि आंसर होगा। कौन सा होगा, कवि आंसर होगा। अगला देखेंगे, बुढ़ापा शब्द में कौन सा लिंग है। अगर बुढ़ापा की बात करें तो ये मैंने क्या बताया था, कौन सा लिंग हो सकता है। किसी का बुढ़ापा आता है या आती है, समझ लो। अगर आपको शब्द पकड़ना है तो मैंने आपको क्या बताया, आप उसके आगे अच्छा और बुरा लगा के देखो, अच्छा और अच्छी। अगर अच्छा फिट हुआ तो पुल्लिंग होगा, और अगर अच्छी फिट हुई तो स्त्रीलिंग होगी, है ना।
तो बुढ़ापा अच्छा हुआ है या अच्छी होगी? सर बुढ़ापा हमेशा अच्छा होना चाहिए, होगा या नहीं ये पता नहीं है हमको, क्योंकि बच्चे साथ देंगे तो बुढ़ापा अच्छा जाएगा ना, नहीं तो बुढ़ापा खराब हो जाएगा है ना लोगों का। तो बुढ़ापे के साथ हमेशा अच्छा प्रयोग होगा, इसलिए मैं कह सकता हूं कि सर अच्छा तो सर पुल्लिंग होता है, इसलिए इस पर आंसर भी क्या होगा सर? पुल्लिंग होगा। क्लियर है मेरी बात इतनी? ये क्लियर है या नहीं है? अगला देखेंगे, आजकल बहुत घबराहट होती है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का लिंग क्या है? रेखांकित शब्द का लिंग बताना है। सर घबराहट हो रही है, उसे क्या हो रही है? घबराहट। और सर होती है या होता है? अगर सर होती है और अगर होता है ना, होती और होता दोनों में अंतर है। अगर होती है तो सर स्त्रीलिंग होगा और होता है तो पुल्लिंग होगा। अब बताओ यहां पर क्या है सर? घबराहट होता है या होती है? तो सर घबराहट होती है तो क्या होगा सर? स्त्रीलिंग होगा। कौन सा लिंग होगा? स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, क्या होगा? स्त्रीलिंग। सर उभयलिंग, वही बात है जो उभयलिंग बोलते हो ना आप हिंदी में, इसीलिए डिफाइन नहीं कर सकते कि हिंदी में दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, एक तो नपुंसक और एक उभय। भाई उभयलिंग का मतलब होता है जो दोनों जो दोनों हो। दोनों कैसे कोई हो सकता है? सोचने वाली बात है ना। तो एक्चुअली उनका मतलब ऐसा है कि हमारे सिर्फ दो ही अंग अलग होते हैं, है ना। हम बात करें स्त्रियों या पुरुष की, तो हमारे सिर्फ दो ही अंग अलग होते हैं। उन दोनों अंगों में कभी कभी समानता भी मिल सकती है, मतलब नीचे का कुछ और ऊपर। शब्दों पे मत जाइए, भावनाओं पे समझिएगा मेरी बात। मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूं कि उभय लिंग वो, जैसे हमने पढ़ा है उभयचर, आपने पढ़ा है साइंस वगैरह में पढ़ते हो, तो वहां पे बात हो रही है जैसे वो जल में भी रहता है थल में भी रहता है। अगर उभय लिंग की बात करें तो जिसमें दोनों लिंग विद्यमान हो, मतलब जो स्त्री की तरह भी बिहेव करे, जिसमें स्त्री के गुण भी विद्यमान हो और पुरुष के गुण भी विद्यमान हो, तो उन्हें कहेंगे हम उभय लिंगी। क्या कहेंगे? उभय लिंग कहेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कोई लड़का कल की डेट में मां बन जाए तो वो उभयलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उभयलिंग कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर दोनों लिंग विद्यमान होंगे। राइट भाई साहब, समझा दिया, इससे ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करेंगे, कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया इतना? तो मेरे हिसाब से इतना काफी है। तो आज के लिए नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ अभी के लिए 2 मिनट दूसरी पीपीटी ओपन करेंगे, जब तक मैं इसको सेव कर लेता हूं, क्योंकि आज की पीपीटी ये खत्म हो रही है ना। तो ये खत्म करेंगे और फिर आपको पढ़ाते हैं कुछ और। 25 20 तारीख कितना है? 21 है ना। राइट, ये क्लियर हो गया आपको इतना? ओके, क्लियर है इतना? राइट, है ना। ये कोई बात है मैं पूछने वाली? कब होता है? जब आपके बॉडी ऑर्गन्स उस अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करते, मतलब जब आपको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। से यार शट डाउन हो गया, सॉरी। देखिए क्या होता है ना, मैं बता दे रहा हूं। जब आपकी बॉडी कुछ ऐसा बिहेव करती है, जब आपकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे नहीं करना चाहिए, तो वहां पर होता है नपुंसक। नपुंसक का मतलब, सीधी बात अगर हम अपने समाज की बात करें, तो नपुंसक का मतलब होता है जो बच्चे, जिसमें बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होती है ना, जिसमें बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होती, उसे नपुंसक कहते हैं, है कि नहीं, हमारे समाज में। लेकिन नपुंसक का मतलब वही होता है कि जिसके अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम हो, मतलब बच्चे को पैदा करने के लिए जैसा आपके अंदर जीन जरूरी है, अगर आपके अंदर जीन विद्यमान नहीं है, जीन उपस्थित नहीं है, तो वो नपुंसकता ही तो कहलाएगी। ठीक है, आज 2 बार लाइक करंट आउट हो रहा है, पता नहीं क्या है। चलिए, किसी को कोई डाउट है तो अभी एक बार पूछ लीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप एक बार पूछ सकते हैं, जो भी डाउट है सब क्लियर करते हैं, बताइए। किसी को कोई डाउट है तो क्लियर करेंगे। 2 मिनट, जब तक बोर्ड ऑन हो रहा है। बोर्ड का पता नहीं क्या है।